नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर को लेके है और पता नहीं इस टेंडर में अभी कितने सारे टर्न्स और ट्विस्ट हमको देखने को मिलने वाले। एक दो दिन पहले जब नेवी की तरफ अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, उसमें नेवी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि नेवी की तरफ से अभी अपनी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के टेंडर में F-18 को सिलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और नेवी इसको ज़्यादा पसंद कर रहा है। लेकिन अभी इसको लेके मल्टीपल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किए जा चुके हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस टेंडर में अभी F-18 को पीछे छोड़कर रफाल आगे निकल चुका है। इसको लेके आज एक रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट किया गया था, जिसमें नेवी की तरफ से उस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था और इसमें बताया गया कि रफाल एम अभी नेवी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की काबिलियत रखता है। अब अचानक से पलटी मारने के पीछे क्या कारण हो सकता है ये बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में डसॉल्ट की तरफ से भी भारत को अच्छा खासा ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 3 सेकेंड हैंड रफाल को ऐसे ही भारत को ऑफर किया जा रहा था। इनको इस वजह से ऑफर किया जा रहा था ताकि इनको नेवी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ओरिजिनल रफाल एम मॉडल में कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट मौजूद नहीं होते हैं, तो कैरियर से ट्रेनिंग करने के लिए हमें परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर F-18 के मुकाबले रफाल पीछे पड़ रहा था, क्योंकि F-18 के बोथ सिंगल और ट्विन सीटर वेरिएंट मौजूद होते हैं। हालांकि अभी जो रफाल है उनकी विंग्स को फोल्ड करने का कोई ऑप्शन नेवी को ऑफर नहीं किया गया, जो कि एक नेगेटिव साइड बनने वाला है। पर डसॉल्ट की तरफ से सभी रफाल को इंडियन एयरफोर्स के रफाल के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके, यानी कि F-3R स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके भारत को देने का वादा किया गया और ऊपर से इनको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के साथ भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि F-18 के मुकाबले कम होने वाला। इसके अलावा वेपन्स और लॉजिस्टिक को लेके भी इंडियन नेवी को कोई खास परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले से हमारे पास रफाल के लिए फुल सपोर्ट और मेंटेनेंस फैसिलिटी मौजूद है, जहां पर हमारी नेवल रफाल को भी सभी प्रकार की जरूरी सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी एक मेजर कारण हो सकता है जिस वजह से नेवी अभी रफाल एम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा अगर होता है तो शायद इनको हमारे कैरियर्स ऑपरेट करने में थोड़े परेशानी हो सकती है, यानी कि हमारे कैरियर के जो लिफ्ट है उनमें रफाल फिट होगा या नहीं, इसको लेके काफ़ी सारा डिबेट चल रहा है। तो आगे चल के साथ जो लिफ्ट है उनको रिफिट करने की ज़रूरत पड़ सकता है। अगला अपडेट फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेकर। पिछले कई सालों से इंडियन आर्मी के लिए FICV प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिसमें करीब 1750 के आसपास नए मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन आज तक वो टेंडर फाइनल नहीं हो पाया। अभी हमारी स्टेट ओन्ड कंपनी की तरफ से भी आर्मी के लिए इन मॉडर्न फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है, जिसे 2024 में डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले करने की बात सामने आई है। इससे पहले भी ऐसे एक मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, लेकिन उसको VMP-2 व्हीकल को बेस करके बनाया गया था। लेकिन अभी इसको लेके जेन्स डिफेंस की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया, जिसके मुताबिक हमारी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से एक मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है, जो कि VMP-2 व्हीकल प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफ़ी अलग होने वाला है और इसका डिज़ाइन और चेसिस कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है। वैसे तो आर्मी की तरफ से अभी ये जो 1750 के आसपास फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदा जाएगा, इनको लगभग अलग अलग तरह के रोल में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एम्बुलेंस, फाइटिंग व्हीकल और ट्रूप्स कैरियर मौजूद होने वाले। तो ऐसे में इन सभी व्हीकल को अभी एक 600 HP के इंजन से पावर करने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही इसमें अभी एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम मौजूद होने वाला है। इस व्हीकल में स्टैंडर्ड लेवल 4 स्टैंडर्ड के आर्मर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जाने वाला और इसका वजन 23 टन के आसपास होने वाला है। इनकी ट्रूप्स कैरियर वेरिएंट में करीब 11 ट्रूप्स को एक बार में ट्रांसफर किया जा सकता है और इस व्हीकल में नॉर्मल 30 mm की कैनन के अलावा लॉइटरिंग मुनिशन, रिमोटली कंट्रोल वेपन स्टेशन और 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी मौजूद होने वाले हैं, जो कि इनको मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक सुइटेबल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने वाला है। ऐसी व्हीकल को अभी हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और टाटा ग्रुप की तरफ से अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के एक मॉडल को इस बार की हमारे डिफेंस एक्सपो के दौरान भी डिस्प्ले किया जा चुका है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किए जा रहे लाइट टैंक यानी कि जोरावर टैंक को लेके है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी करीब 350 लाइट टैंक के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिसमें L&T और DRDO साथ मिलकर अभी एक लाइट टैंक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है और फिलहाल एल&टी को अभी इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर रखा गया, जो कि वर्तमान इस टैंक की डेवलपमेंट पूरा होने तक डीआरडीओ के साथ मिलकर इनको डेवलप करने वाला है। लेकिन अभी तक इन टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि इनको आगे चल के कौन मैन्युफैक्चर करने वाला है। ज्यादातर उम्मीद यही था कि अभी एल&टी इसके डेवलपमेंट में शामिल है तो आगे चल के इसकी प्रोडक्शन की राइट भी एल&टी को दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। और जहां तक डीआरडीओ की इन्वॉल्वमेंट की बात रही तो हमारे जो स्टेट ओन्ड कंपनी मौजूद हैं वो भी इन टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था और इसी बात को लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बात क्लैरिफाई किया गया कि वर्तमान इंडियन आर्मी की तरफ से फ्लोट किए गए 354 लाइट टैंक की टेंडर में जो इनिशियल 59 टैंक्स होने वाले उनको हमारी हेवी व्हीकल फैक्ट्री की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाकी बचे टैंक्स को किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर कराया जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर स्पेसिफिक एल&टी का नाम नहीं लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फिलहाल एल&टी सिर्फ इसमें एक डेवलपमेंट पार्टनर है और इसमें जो भी प्रोडक्शन पार्टनर होने वाला है उसको बाद में डिसाइड किया जाएगा, जो कि इनको आगे चल के मैन्युफैक्चर करने वाले। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इसमें एल&टी हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन पार्टनर हो सकता है। अगला अपडेट रैम्पेज मिसाइल को लेकर। ये एक इजरायली ओरिजिन एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको एल्बिट सिस्टम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनिशियली इनको ईरान की S-300 साइट्स को टारगेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी पता चला कि इन सिस्टम को रिसेंटली भारत की तरफ से एक्वायर किया गया था और शायद कल जो अपडेट सामने आया था कि हमारे सुखोई में अभी एक नई मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, वो रैम्पेज मिसाइल ही हो सकता है। आज इसको लेके एक और अपडेट भी सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी हमारी नेवल आर्मामेंट डिपो को एक ट्रेनिंग फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर हम रैम्पेज मिसाइल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इन मिसाइल्स को खास करके हेवीली डिफेंडेड और एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको ब्रह्मोस मिसाइल के कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इनको एयरफोर्स बेस, कंट्रोल टावर, स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स, मुनिशन डिपो और एयर डिफेंस साइट जैसे फैसिलिटी को भी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल बताया जाता है और इसकी इम्पैक्ट पॉइंट लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, तो इस वजह से जो क्लोज रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो इतनी आसानी से इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी दिया आता है जो कि इनको एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इससे होता है कि इनको दुश्मन आसानी से जैम नहीं कर पाते और इनकी हिट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।